इतना नहीं है इसमें, बस आपकी थोड़ी HACCP कौन सा कोर्स है? HACCP 3 लेवल 3। लेकिन लेवल 3 के देयर आर सेवरल कोर्सेज, ठीक है, फॉर लेवल 1, लेवल 3, इवन फॉर लेवल 6 है, ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं हर लेवल के। लेकिन नॉर्मली जो कॉमन ज्यादा है ना, जिसकी मतलब समझने ज्यादा अवेयरनेस है लोगों को, ये ज्यादा वर्ल्ड वाइड माने जाते हैं, तो यही है आयोश है, निकोश है। हाँ, तो ये दो ज्यादा मतलब कॉमन है, माने तो खैर वो भी जाते हैं, लेकिन कॉमन ज्यादा ये है जो कि लोग ज्यादा करते हैं प्रीफर। अरे तो 2-3 चीजें होती हैं क्यों करते हैं प्रीफर। पहला फैक्टर तो इसमें होता है कि आसान है, मुश्किल है, ठीक है, ये भी एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर इसमें होता है टाइम का, कि कितना टाइम लगता है। तीसरी फैक्टर होता है इसमें, तीन फैक्टर, मेरे मतलब ये मेरे अपने ओपिनियन है ना, कि 3 फैक्टर होते हैं। अब देखिए निकोश के लिए आई डोंट थिंक सो आपको हार्डली मैं समझता हूँ 1 महीना चाहिए बस, ठीक है, 2 हफ्ते में आप कोर्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद 1 हफ्ते एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, एग्जाम दे देंगे, 1 हफ्ते में आपका रिपोर्ट और इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा, मतलब 4 हफ्ते लगते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप इंतजार करते हैं। हाँ, वो इसका मतलब लोअर बर्थ है। अगर इसी सिलेबस से हम बोर्ड टेस्ट कीजिए तो हो जाएगा। तो वो तरीका कार थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो आपको देखिए हाँ, तो इससे आसान है, बस टेस्ट पैटर्न उसका आसान है। चलिए जी, क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया था हमने? ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के हमने स्टेप्स पढ़े थे, मेथड, ठीक है, ये प्रोसेस प्रोसीजर पढ़ा था, स्टेप्स कह सकते हैं। एक मिनट में जरा अच्छा, इसमें आप जो चीजें ये पढ़ रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा ना रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन से मुराद ये कि आप जो चीज जितने भी अपने टॉपिक पढ़े बेशक याद ना करें, लेकिन आप है ना हर चीज के बारे में एटलीस्ट एक एक दो दो सेंटेंस आपको पता हो फिंगर टिप है ना, जस्ट क्योंकि चलो जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं किसी भी जॉब के लिए ना, और द हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी सुपरवाइजर या जो भी है, तो उसमें आप कोई बेसिक टर्मिनोलॉजीज पूछी जाए तो आप उस पर कुछ ना कुछ लंबुशाई कर सकें, ठीक है। तो ये जरूर देखिएगा, और इसके अंदर जो स्लाइड्स हैं
इनमें कुछ चीजें मैंने ना हाईलाइट की हुई होती है, तो वो थोड़ी सी आपके लिए ना आसान में हो जाती है कि आप अगर देखें कि जो हाईलाइटेड वर्ड हैं वो बेसिकली उस डेफिनेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जब उन हाईलाइटेड वर्ड पे आप थोड़ा सा कंसीडर करेंगे, फोकस करेंगे ना, तो आपके जहन में एक चीज आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे रिस्क मैंने कहा यार एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, वो एक मेथड है या कोई भी चीज है, ये आपको आसानी हो जाती है। चले जी, लेट्स बिगिन। हमने स्टेप्स आई गेस नहीं, रिपोर्टिंग सिस्टम पढ़ेंगे ना। हाँ, ये टॉपिक होगा रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, अभी हमने पढ़ा था एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, उसके प्रोसेस पढ़ा, और ठीक है उसके फैक्टर वगैरह हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बेसिकली रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग जस्ट कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी, जनरल टर्म्स है। ठीक है, रिपोर्टिंग का मतलब है द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग पीपल दैट एन इंसिडेंट हैज अकर्ड, किसी को बताना, रिपोर्ट करना। ठीक है, रिपोर्ट से या ये मुराद है। दिस कैन बी इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नली enforcing authorities to the families to the stakeholders to the shareholder, किसी को भी हो सकता है जैसे आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उनको इन्फॉर्म करना। रिकॉर्डिंग इज बेसिकली देखिए उस रिपोर्ट को बेसिकली क्या है, प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग द इवेंट। कोई भी हैपनिंग है, अकरेंस है, उसको डॉक्यूमेंट करना। ठीक है जी, कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है आपने बनाई है, मतलब जो भी है उसको डॉक्यूमेंट के एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अंदर एज पर द एज गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसमें आपने डॉक्यूमेंट करना, रिपोर्ट कराई, बेसिकली रिकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग मींस बताना किसी इंटरनली एक्सटर्नली किसी भी इंसिडेंट या हैपनिंग के बारे में। अच्छा, अब कहते हैं एक जनरल सी डिस्कशन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर लाइकली टू हिंडर गुड एक्सीडेंट एंड नियर मिस रिपोर्टिंग। देखिए क्या ऐसे फैक्टर हैं या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि रिपोर्टिंग या रिकॉर्डिंग को मतलब हिंड्रेंस क्रिएट कर, क्या ऐसी रुकावट, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जी? रेंटिंग लेकिन विवाद में ना हो। एक मैं इनकी तरफ बात देखिए, अच्छा पॉइंट है देखिए कि 22 ने साझा की है। यार मैं रिपोर्ट करूंगा कोई हादसा हो गया, इसके बाद तो इसकी शामिल या भी आगे स्लाइड में है इसके ये आप क्या कह विवाद में ना हो। वेरी गुड, प्रोसेस नहीं है, पता नहीं है रिपोर्ट किसको करना है। ठीक है, ये हो गया, किसको बताएं, कैसे बताएं, ये सारी चीजें। ब्लेम कल्चर में खुद पे इल्जाम ना आ जाए, वेरी गुड। और अतः खामोश हो। unclear organization, हाँ unclear. हाँ, मतलब ठीक है कि अनक्लियर, पता नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पता नहीं है किसको बताना है, कोई वे नहीं है, रूट नहीं है। ठीक हो गया, तो बेसिकली देखिए ये एंट्रेंस है। ये एक मिनट चले, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट। अच्छा जी, ये ऑनलाइन पार्टिसिपेंट प्लीज आप भी कुछ इनपुट दें। सर आई थिंक ब्लेम कल्चर होगा कि अगर वो रिपोर्टिंग करेंगे तो खुद पे ना आ जाए कहीं। हाँ, वो हो गई बात है कि भाई ब्लेम कल्चर है तो वो बंदा डरता है कि यार खुद पे बात ना आ जाए। और कुछ इसके अलावा बताएं। इसके अलावा सर ये हो सकता है कि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग ना दी गई हो। हाँ चलिए, ये भी हो सकता है कि बंदे को पता ही ना हो कि यार रिपोर्ट कैसे की जाएगा, किसको किया जाएगा, यार उसको डॉक्यूमेंट लिखना ही नहीं आता। रिपोर्ट करना है तो उसके लिए ज़ाहिर है लिख के कोई एप्लीकेशन देनी है, लिखना नहीं आता, वो भी हो गई बात। चलिए ठीक है जी, वेरी गुड।
देखिए वही सारी चीजें इधर अब लिखी है फॉर्मल वे में, बुक के अंदर ये लिखी है सारी चीजें। कहते हैं अनक्लियर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी और रिपोर्टिंग इंसिडेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन की ना पॉलिसी नहीं है कि यार अगर इंसिडेंट हो जाए तो रिपोर्ट किस तरह किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सिनेरियो की बात करते हैं, ये बताइए इसमें रिपोर्टिंग के मैकेनिज्म का कोई या पॉलिसी का कोई जिक्र किया गया है? क्या होता है, क्या है जब एक्सीडेंट होता है तो उसको रिपोर्ट किस तरह किया जाता है? कोई वो मैनुअल हैंडलिंग कर रहा होता है, वो बंदे का पाँव रोलर्स में आके गिरता है और वो लग जाता है, ठीक है। तो ट्रेनी जो वर्कर है जो बिल्कुल एनी शाहिद होता है वहां पर, उसका क्या रिस्पॉन्स होता है, वो कैसे मतलब करता है, रिस्पॉन्स क्या देता है? वो बस जाते हैं फर्स्ट एड करवाते हैं, एम्बुलेंस को ले जाते हैं। एम्बुलेंस शाउट करता है वो, ठीक है, करता है, ऐसा लिखा हुआ उसमें, लिखा हाँ सिनेरियो में। देखिए वहां से आप देख सकते हैं कि आप वहां से पॉइंट निकालें, देखिए किस तरह से क्या चीज थी कि रिपोर्टिंग सही हुई है या नहीं हुई है ना, उस तरह जरा उसको पढ़ेंगे आप थोड़ा सा। बिकॉज नो रिपोर्टिंग सिस्टम इन द प्लेस, ठीक है। अब देखिए वो ट्रेनिंग इंजीनियर को बोलता है कि आप एम्बुलेंस को बुलाएं, जरा आप बताएंगे उसमें ऐसा कुछ है कि एम्बुलेंस को किस तरह से बुलाता है? सर द फर्स्ट एड टेस्ट ट्रेनिंग फॉर, ठीक है, कॉल इन एम्बुलेंस, तो इसमें लिखा हुआ है कि वो एम्बुलेंस को बुलाता है किस तरह से? टेल उसमें बोलते हैं कि कॉल में बुलाओ बात नहीं करो। अच्छा चले, मतलब वो चीजें इसमें मेंशन नहीं है। बात औकात बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए वहां पर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, इंसिडेंट कोई भी होता है उसको रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, तो वहां पे बाजू का इस तरह भी एग्जामिनर देता है कि भाई वहां पर फोन की फैसिलिटी नहीं होती टू कॉल द एम्बुलेंस, ठीक है। तो ये मतलब एक मैकेनिज्म उसमें ये चीज आ जाती है कि रिपोर्टिंग सिस्टम वहां पर सही तरह नहीं था, ठीक है। या वहां पर उन्होंने इतना लेंथी प्रोसीजर रखा होता है या बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई में उसको लगा देते हैं कि जब तक बनता ही और उसकी मतलब और ज्यादा डाउन हो जाता है, ठीक है। कहते हैं कल्चर ऑफ नॉट रिपोर्टिंग इंसिडेंट परहैप्स ड्यू टू ग्रुप प्रेशर, ठीक है। अगर आपने मतलब शिकायत की तो आप मतलब शामत आ जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें पीयर ग्रुप की वजह से तो वो प्रेशर में आके तो काम कर रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि यार मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई थी, इसी तरह कहता है वो ट्रेनिंग इंजीनियर, ट्रेनिंग वर्कर जो होता है सीनियर को कि यार आई एम नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस मैनुअल हैंडलिंग, लेकिन वो कहता है कि इट दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, वी डोंट बॉदर जस्ट डू इट, ठीक है। तो अब ये क्या वो पेयर प्रेशर में आके उसको उसने कर दिया काम। ओवरली कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्टिंग प्रोसीजर, ये भी मतलब मिलती जुलती चीज है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है कि पहले इसको बताओगे फिर वो उसको बताएगा, वो उसको बताएगा, वहां जाके उसके बाद जाएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है। एक्सेसिव पेपर वर्क, ये फॉर्म भर दो, वो एक मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी ना, ये सर वो लेकर जाते हाँ हॉस्पिटल लेके जाता है, वो कहता है यार वो फॉर्म भर दो फिर एडमिट होगा, तो बोले यार बंदा मर रहा है यहाँ उसके लिए फॉर्म भरना जरूरी है। तो ये ओनली एक्सेसिव वर्क जो है ये उसी तरह से इंसान है कि आपने कोई रिपोर्टिंग करनी है लेकिन आपको इतनी लंबी एप्लीकेशन पकड़ा दी जाए यार ये फॉर्म फिल करो, रिपोर्ट करना है तो वगैरह ना, टेक टू मच टाइम, ठीक है जी। ब्लेम कल्चर, ठीक है, इस पे भी कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बिलीव दैट मैनेजमेंट डज नॉट टेक रिपोर्ट सीरियसली, देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा होता है कि ठीक है रिपोर्टिंग कर दी गई है मैनेजर को या सुपरवाइजर को या डायरेक्टर को या सीईओ को, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द लेवल, या किस लेवल पे जाके इंसिडेंट को और कौन रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है जी। लेकिन अगर आपको पता हो यार उस बंदे ने, यानी आप रिपोर्टर से जो ऊपर बंदा जिसको रिपोर्ट कर रहा है उसने कोई एक्शन ही नहीं लेना, तो लोग फिर क्या करते हैं, ये भी एक बैरियर होता है कि यार छोड़ो मट्टी पाओ जब कोई एक्शन ही नहीं होना तो, ठीक है। कंसर्न ओवर द इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी डिपार्टमेंटल सेफ्टी स्टैटिस्टिक्स, जिन्होंने किसने कहा था कि पोस्ट जो होता है ना ये वो चीज है। बेसिकली क्या होता है, बहुत सी जगह रिपोर्टिंग इसलिए भी नहीं की जाती कि यार डिपार्टमेंट का नाम खराब हो जाएगा, यार ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम खराब हो जाएगा, यार जाहिर सी बात है जब रिपोर्ट होगा तो वो फिर आगे बात जाएगी, लोगों को पता लगेगा, ठीक है। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं, छोड़ो बस यही बात को दबा दो, ऑर्गेनाइजेशन की मतलब है कि ना गुडविल खराब ना हो, ये भी एक तरह से बैरियर है।
जो कि लोगों को रोकता है रिपोर्ट करने से इंसिडेंट। ठीक है जी। रिलक्टेंस टू रिसीव फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, बहुत से लोग होते हैं जो जवानी में भी इंजेक्शन लगवाने से डरते हैं, दवाई खाने से डरते हैं, नहीं कड़वी दवाई है, ठीक है, इंजेक्शन नहीं लगवाते नहीं दर्द होगा, ठीक है जी, फर्स्ट एड नहीं लेने, नहीं यार टाके लग जाने, या मतलब कहने का मतलब रिलक्टेंट होते हैं, तो वो भी इसलिए भी रिपोर्ट नहीं करते, छोड़ो यार खुद ही सही हो जाएगा, मैं बताऊंगा डॉक्टर को, वो 4-5 इंजेक्शन मार देगा, तो इस वजह से लोग एपैथी, सुस्ती, सुस्ती होती है, ये भी फैक्टर है। ठीक हो गया जी, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है। रिपोर्टिंग के बैरियर्स मैंने आपको बता दिए। अच्छा, रिपोर्टिंग फिर होती है जी दो दो तरीकों से रिपोर्टिंग की जा सकती है, कौन कौन सी? वेरी गुड, इंटरनली एक्सटर्नली। देखिए इंटरनली आप किसको रिपोर्ट कर सकते हैं? डायरेक्टर हो सकता है, सीनियर मैनेजर से, ह्यूमन रिसोर्सेज एचआर मैनेजर है, हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरमेंटल एडवाइजर है, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव, ये रिपोर्टिंग मतलब की जा सकती है। अच्छा, एक्सटर्नल में क्या हो सकते हैं? फैमिली ऑफ द कैजुअल्टी, डायरेक्ट किसी को इंजरी हो गई तो फैमिली को बताया जा सकता है, ये रिपोर्ट किया जा सकता है। एक्सटर्नल अथॉरिटीज, इंश्योरेंस कंपनी, पब्लिक रिलेशंस एडवाइस, रिलेशन एडवाइजर्स, ठीक है जी। एक्सटर्नल अथॉरिटीज से बात किया है, पुलिस हो गई, ठीक है, ये जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं या जिससे भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट से रेलिवेंट है डेटा, उसको एक्सटर्नली आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह देखिए हम हर उसके अंदर जैसे रिस्क असेसमेंट की बात की, पॉलिसी की बात की, उसके कुछ कंटेंट होते हैं, जर्नल कंटेंट ना, लेकिन हाउएवर देखो इन सब चीजों की कोई कभी भी ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा गिवन फॉर्मेट नहीं होता है कि आपने यार रिस्क असेसमेंट करनी है तो इस फॉर्मेट में करनी है, आपने पॉलिसी बनानी है तो इस फॉर्मेट में बनानी है, आपने एक्सीडेंट रिपोर्ट करना है तो इस फॉर्मेट में रिपोर्ट करना है, ऐसा नहीं होता कहीं। ठीक है, ये सब चीजें बेसिकली all these kind of stuff is designed according to the nature of the process, ठीक है, और अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिस फॉर्मेट को अप्रूव करे, ठीक है, और वो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क, हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग हो सकता है, लेकिन जैसे वर्क परमिट की भी मैं बात करता हूँ, देखिए वर्क परमिट भी हर ऑर्गेनाइजेशन में अपने अपने हिसाब से डिजाइन किया जाता है, किसी का वो गद्दे के पीस पे बनाया जाता है, डिफरेंट चेकलिस्ट होती है, किसी का पेपर वर्क होता है, डिफरेंट चेकलिस्ट होती है, बट उसके अंदर कंटेंट जो है ना, कंटेंट से मुराद ये है, इस वर्क परमिट आप कहीं भी देख लें पूरी दुनिया में, वहां 4 आपको सेक्शन जरूर मिलेंगे, अब उनके अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो उन्होंने चेकलिस्ट बना रखी हो किसी और, कहीं पे सॉक्स का लिखा हुआ है, कहीं S2S का लिखा हुआ है, तो वो मतलब डिपेंड करता है उस पर प्रोसेस की नेचर पे, बट लेकिन जो उसके अंदर 4 सेक्शन मैंने बताया थे, इशुएंस, रिसिप्ट, क्लियरेंस और कैंसिलेशन, वो आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है, उनका उनके मतलब वो उनके अंदर जो कंटेंट है वो डिफरेंट हो सकता है। अब देखिए ये भी बेसिकली क्या है, एक्सीलेंट रिकॉर्ड कंटेंट कहने जनरल कंटेंट जिसमें ये इंफॉर्मेशन नॉर्मली पुट की जाती है। क्या होता है देखिए, नेम एड्रेस ऑफ कैजुअलिटी, जो बंदा जिसके साथ हादसा हुआ उसका नाम क्या था, ठीक है, कौन सा हादसा हुआ उसके साथ, उसका एड्रेस क्या, सॉरी जिसके साथ हादसा हुआ, ठीक है, फिर कहता है लोकेशन ऑफ द एक्सीडेंट, किस जगह एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, देखेंगे सब वही रिपीटेटिव चीजें हैं जनरल सी। डिटेल ऑफ द ट्रीटमेंट गिवन, कौन सी ट्रीटमेंट उसको दी गई, डिटेल ऑफ एनी इक्विपमेंट और सब्सटेंस इन्वॉल्व, कौन से इक्विपमेंट या केमिकल या मटेरियल इन्वॉल्व था उसकी इंजरी के अंदर या उसकी इल हेल्थ में, ठीक है जी। फिर कहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट काजिंग इंजरी, क्या काम कर रहा था जिसकी वजह से हादसा, ठीक है, डेट एंड टाइम ऑफ एक्सीडेंट, किस डेट का हुआ, किस टाइम पे हुआ, ठीक है, डिटेल्स ऑफ इंजरी, कौन सा हादसा है उसकी डिटेल लिखते हैं, डिटेल ऑफ पर्सन कंप्लीटिंग द रिकॉर्ड, कंप्लीटिंग द रिकॉर्ड, जो बंदा रिपोर्ट कर रहा है उसका भी लिखेंगे यार, मतलब वो कहते हैं ना हम साइन करते हैं खिदमत का नाम, फिर आखिर में लिखते हैं आपका आपका शागिर्द फला फला, ठीक है जी, एंड हमारी फिर क्या विटनेस नेम एंड कॉन्टेक्ट डिटेल, अगर कोई विटनेस है तो उसकी डिटेल्स वगैरह है कि यार ये मौजूद था, सिग्नेचर, ठीक है, आखिर में साइन।
साइन किसके होंगे? रिपोर्ट बना रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है जी, रिपोर्ट, ठीक है, इसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं है जी। अच्छा देखिए, एवरी एक्सीडेंट, ठीक है, इज नॉट आई मीन रिपोर्टेड एक्सटर्नली। फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, एक आपको मतलब तो छोटा सा कट लग जाता है, व्हाट डू यू थिंक, वुड इट बी रिपोर्टेड एक्सटर्नली? नो, नो नीड, ठीक है। असल में जो एक्सटर्नली रिपोर्टेड एक्सीडेंट वो थोड़े बड़े होते हैं, किसी की डेथ हो गई, ठीक है, बहुत सीवियर फायर हो गया, बहुत सीवियर मतलब फैटेलिटी हो गई, या बंदे की ज्यादा इंजरी हो गई है, तो देखिए फैटेलिटी है, मेजर इंजरी है, ठीक है, डेंजरस अकरेंस जैसे आग हो गई, या कोई ऐसे केमिकल का स्प्रेड हो गया, कोई वबाई अमराज फूट गया, ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें आ जाती है। कोई डिजीज है इसी तरह, लॉस्ट टाइम इंजरी, एक प्लांट ही बंद हो गया पूरा, तो ये कुछ ऐसी मतलब एक्टिविटीज हैं जो कि एक्सटर्नली रिपोर्ट की जाती है, ऑल्दो एवरीथिंग, ये एवरी इंसिडेंट इज नॉट रिपोर्टेड एक्सटर्नली, ठीक है। मैं दोबारा इसको बता दूं, देखिए हर एक्सीडेंट जो हादसा है वो हर हादसा एक्सटर्नली रिपोर्ट नहीं किया जाता, वो इंटरनली तो ठीक है रिपोर्ट हो जाएगा, लेकिन जो एक्सटर्नली रिपोर्ट किए जाते हैं वो थोड़े बड़े हादसा होते हैं, ठीक है, किसी की मौत हो गई है, किसी की सीवियर इंजरी हो गई है, प्लांट बंद हो गया है, कोई बीमारी ऐसी हो गई है, ठीक हो गया जी। इसमें कोई सवाल है तो बताइए। ठीक, ये समझ, अभी हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया है? कौन सा टॉपिक? रिकॉर्डिंग। इसका सवाल आता है एग्जाम अदर, ठीक है, ये भी सवाल मैंने देखा है। असल में एग्जामिनर आपसे क्या कहते हैं जी, कुछ कह रहे हैं आप? सर लॉस्ट टाइम इंजरी से क्या मतलब है? लास्ट वाला ये एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में लॉस्ट टाइम इंजरीज। हाँ जी, लॉस्ट टाइम इंजरीज बेसिकली ऐसी हैं जिसकी वजह से आप देखिए, मैंने आपको बताया किसी भी प्लांट में आप जाते हैं ना, वहां पे एक टाइम, एक वॉच या क्लॉक चल रही होती है कि भाई 5000 आवर्स, ठीक है, या फिर 10,000, 1,00,000 आवर्स, ठीक है, तो बेसिकली वो उस टाइम को कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि इस टाइम, इतना ड्यूरेशन में अभी तक कोई इंजरी नहीं हुई, ठीक है, अगर इंजरी हो गई तो मतलब आपने वो क्या हुआ, टाइम लॉस्ट हुआ, इंजरी का मतलब टाइम लॉस, क्योंकि आपने उसको फर्स्ट एड देनी है, फिर उसने बंदे ने एब्सेंट होना है, या सारी चीजें वो हमने पढ़ा था डिटेल के अंदर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो लॉस टाइम इंजरी से मुराद बेसिकली ये है कि अगर लॉस, किसी भी इंजरी, कोई भी इंजरी हो रही है ना, और वो रिपोर्टेबल है, मतलब डायरेक्ट एक्सटर्नली रिपोर्ट हो रही है, तो इट मींस इट हैज अ सिग्निफिकेंट, ठीक है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो सिग्निफिकेंट होगा अगर एक्सटर्नल रिपोर्ट हो रही है। अगर आप देखेंगे सारी चीजें, तो कहने का मकसद है वो फिर कैलकुलेट होगा किसके अंदर, लॉस टाइम इंजरी। डज इट मेक सेंस? यस सर, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, फिर ये बस एक तो टॉपिक और है, ये खत्म करके ना फिर हम ये आपका ये जो सिनारियो इसको डिस्कस करेंगे, देन आई विल हैंड ओवर टू यू द नेक्स्ट सिनारियो, ठीक है। इसको कुछ हम, मेरे पास इसके सॉल्यूशन पड़े 2-3 स्टूडेंट्स के, और हम उसको हम क्रिटिकली देखेंगे कि यार उसने सही किया है, नहीं किया, क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज उसने अच्छी लिखी है, क्या चीज गलत लिखी है ना, तो बस ये मैं थोड़ा सा कवर करवा दूं। अच्छा, क्या बात करें, टॉपिक है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिटिंग, ऑडिट के बारे में आप बात कर लीजिए। देखिए ऑडिटिंग भी बेसिकली एक सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव क्रिटिकल एवल्यूएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, और ये यूके's हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव पब्लिकेशन मैनेजिंग फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी की ये डेफिनेशन है, याद करने की जरूरत नहीं, यही चीज इसको थोड़ा सा पॉइंट करके लिखा होगा ना। तो देखिए इसमें 3 वर्ड आपके यूज में ना, पहला वर्ड है सिस्टमैटिक, दूसरा है ऑब्जेक्टिव, तीसरा है क्रिटिकल। ऑडिट की मैं बात कर, ठीक है जी। तो कहते हैं ऑडिटिंग इज अ मैकेनिज्म फॉर वेरीफाइंग द एन ऑर्गेनाइजेशनल
safety management system is in place and operating effectively. यानी कि जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है या पॉलिसी है हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही, पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एसओपीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे छोटा सा ना डिफरेंस है। देखिए ऑडिटिंग में बेसिकली, चलो वो आगे भी आएगा पर वो वहीं डिस्कस करेंगे। मैं इसको ये देखिए, ये समझ में आई बात कि सेफ्टी जो मैनेजमेंट सिस्टम है हेल्थ एंड सेफ्टी का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो सही तरह सही है या नहीं, उस मैनेजमेंट सिस्टम को हम देखें, इस प्रोसेस को हम बेसिकली देखना है, प्रोसेस को, ठीक है, उस मैकेनिज्म को, उस एसओपी को, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को, वो देखा किस में जाता है, ऑडिटिंग में। अच्छा, ऑडिटिंग में क्या चीज होती है, द ऑडिट फॉलोज अ सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप एंड स्टेजेस एंड फॉलोज अ प्रिपेयर्ड प्लान। देखिए ऑडिटिंग जैसे हम स्टेप्स पढ़ते हैं इन्वेस्टिगेशन का, रिस्क असेसमेंट के, हमने स्टेप्स पढ़े कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है। इसी तरह हमने और भी चीज उसके भी पढ़े हैं, अभी पीछे जो क्या था इन्वेस्टिगेशन के भी स्टेप्स थे। तो इसी तरह ऑडिटिंग में बेसिकली सिस्टमैटिक स्टेप्स होते हैं, ठीक है, और दैट आर इवन ये लॉजिकल, इधर वर्ड लिखा, लॉजिकल स्टेप्स होते हैं जिसको आप फॉलो करते हुए किसी भी चीज को आप ऑडिट कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा कहते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑल फाइंडिंग्स आर एविडेंट बेस्ड, ठीक हो गया। एविडेंट बेस्ड से मुराद ये है कि सेफ्टी ट्रेनिंग, जी हम ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंडर्ड है। तो अब इस बात पे बिलीव नहीं किया जाएगा, बिलीव किस बात पे किया जाएगा, यार आपने किस किस डेट पे ट्रेनिंग करवाई, उसकी कोई मेमोरेंडम, ठीक है, या उसका कोई एविडेंस दिखाएं कि आपने लोगों को मीटिंग के लिए कॉल किया हो। वो एविडेंस जो है, उस एविडेंस के बेसिस पे आपका ऑडिट होगा, आपके कहने से नहीं होगा या आप अपनी वेबसाइट पे लिखते हैं उससे नहीं होगा, ठीक है, उन एविडेंस की बेसिस पे। या ठीक है, आपने हेल्थ एंड सेफ्टी की मीटिंग की, उसके मिनट्स क्या है, मिनट समझते हैं, मतलब उस मीटिंग के बाद, जी नहीं वो नहीं, यहाँ मिनट से मुराद टाइम नहीं है। देखें असल में कोई भी जब मीटिंग होती है ना, अभी मैं आपको चलें क्लियर पल, मैं वैसे ही बताया, इट्स थोड़ी सी पॉलिटिकल उसमें पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। ये भी जो एक, जब इमरान खान वाज इन गवर्नमेंट, तो वहां पे एक मीटिंग हुई थी सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल की वो एक मरासले के हवाले से मीटिंग हुई थी कि यार वो गैर मुल्की मुदाखलत है या नहीं, ठीक है। तो देखिए उसमें एक एलामिया का वर्ड यूज होता है, एलामिया, आपने सुना हो कि यार भाई एलामिया एक मतलब मीटिंग के बाद एक एलामिया ना वो किया जाता है, रिलीज किया जाता है, और उस पर जितने भी मीटिंग के लोग, जो मीटिंग में लोग मौजूद होते हैं, वो सब उस पर साइन करते हैं, ठीक हो गया। तो उसमें यही हुआ, फिर एक वो कंट्रोवर्शियल सी हो गई थी मीटिंग के जो मिनट्स थे, मिनट्स मीन एलामिया, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि वो ट्रेनिंग जो कॉल की गई हेल्थ एंड सेफ्टी की, ठीक है, वो बेसिकली उसका एलामिया दिखाएं कि उसके जो मिनट्स मीटिंग के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस हुई, ठीक है, क्या क्या कौन कौन पार्टिसिपेंट थे, किस टाइम, उसके भी ऐसे कंटेंट है, क्या टाइम था, क्या डेट थी, कौन कौन पार्टिसिपेंट थे, क्या क्या चीजें डिस्कस की गई, क्या क्या डिसीजंस लिए गए, ठीक है, वो सारे राइटिंग में आता है और सब उस पर साइन कर देते हैं, ठीक हो गया जी। तो कहने का मकसद है एविडेंस बेस्ड एवरीथिंग। फिर कहते हैं इट हाइलाइट्स एरियाज ऑफ नॉन कंप्लायंस एंड नॉन परफॉर्मेंस, ठीक है, जो भी फिर आपने कमी पेशी होती है वो ऑडिट क्या करता है, उनको हाईलाइट करता है। अच्छा, ये ऑडिटिंग भी जो की जाती है, ऑडिट किया जाता है, दिस इज आल्सो फॉर द इम्प्रूवमेंट पर्पस, ठीक है, ये याद रखिए। कहते हैं ऑन द पॉजिटिव साइड ऑडिटिंग इज अ वेरी इफेक्टिव वे टू एनहांसिंग ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, ठीक हो गया, वही मैं बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली इंप्रूवमेंट के लिए किया जाता है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव द मैनेजमेंट सिस्टम, द सेफ्टी पॉलिसी, ठीक है, द अरेंजमेंट मेड फॉर द स्पेसिफिक इश्यूज हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। फिर मजीद क्या, कुछ बड़ी सिंपल सी चीज। फिर कहता है, अच्छा यहाँ पर आते हैं, देखिए एक वर्ड होती है, आपके ध्यान में सवाल आ सकता है कि ये सर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन में भी तो हम चीजों को चेक कर रहे होते हैं, वही रिस्क असेसमेंट करते हैं या
इन्वेस्टिगेशन के, उसमें भी यही कर रहा था, लेकिन वहां पर यहाँ पे पता था एक स्लाइड सा डिफरेंस है। देखिए कहते हैं इंस्पेक्शन इज अ सिंपलर प्रोसेस ऑफ चेकिंग द वर्कप्लेस फॉर अनकंट्रोल्ड हैजर्ड इन एड्रेसिंग एनी डेटा। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी बाहर आप देखें, यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर लगे हैं, ठीक है। इंस्पेक्शन में आप क्या कर सकते हैं कि यार फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं सही जगह, ठीक है। मैंने आपको सेफ्टी शावर दिखाया नहीं, लेकिन यहाँ लगा हुआ है बाहर, आप देखिए क्लास के बाहर केमिस्ट्री के लैब के बराबर, तो वहां पे क्या सेफ्टी शावर लगा हुआ है। सेफ्टी शावर सही जगह लगा हुआ है, ठीक है जी, आपने देख लिया, इट्स एन इंस्पेक्शन। सेफ्टी शावर में पानी आता है, ठीक है जी, आता है या नहीं आता, इट्स एन इंस्पेक्शन, ठीक है। आपने उसको चेक कर लिया, इंस्पेक्शन कर लिया, ठीक है। पॉलिसी में ऑडिटिंग में, सॉरी ऑडिटिंग में बेसिकली आप क्या करते हैं, यार ये सेफ्टी शावर है, इसकी पॉलिसी क्या है, मतलब इसको कौन यूज कर सकता है, ठीक है, यार इसकी मेंटेनेंस किसकी जिम्मेदारी है, ठीक है, या इसकी मतलब जो है इसका ऑपरेशन की ट्रेनिंग करवाना किसकी जिम्मेदारी है। मतलब ये सारी पॉलिसीज जो है, या ये लास्ट टाइम कब यूज हुआ था, वो रिकॉर्ड किधर है, वो सब किस में आ जाएगा, ऑडिट। फॉर एग्जांपल वी माइट इंस्पेक्ट द फायर एक्सटिंग्विशर इन अ बिल्डिंग टू वेरीफाई दैट दे आर वेयर दे शुड बी। क्या फायर एक्सटिंग्विशर वहीं लगे हुए जहां होने चाहिए, ठीक है, करेक्टली साइन, ठीक है, वो मतलब उसकी इंस्पेक्शन की गई है, साइन से मुराद कि यार वो फिल भी है या खाली सिर्फ सिलेंडर ही, खाली सिलेंडर रखा हुआ, ठीक है, उसकी इंस्पेक्शन की जाती है। लेबल विद एंड डेट एंड इंस्पेक्शन टैग एंड प्रिंट, ठीक है, लॉक किया हुआ है, ठीक है, उस पर टैग लगा हुआ है कि उसकी लास्ट इंस्पेक्शन कब हुई थी, ठीक है, क्योंकि इसकी पीरियडिकली इंस्पेक्शन की जाती है फायर एक्सटिंग्विशर। अच्छा, ऑडिट फोकस इज ऑन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक हो गया, एग्जामाइंस डॉक्यूमेंट्स और सच पॉलिसी हो गई, अरेंजमेंट्स, प्रोसीजर। अच्छा यहाँ पे देखें अरेंजमेंट्स भी आ गए। अच्छा ऑडिटिंग में बेसिकली इंस्पेक्शन इसके अंदर ही आ जाती है। देखिए अरेंजमेंट से मुराद ये फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, 4 हैं, ठीक है जी। पॉलिसीज को यूज कैसे किया जाता है, उसकी ट्रेनिंग करवाइए, कब करवाइए, रिकॉर्ड उसका, मतलब वो डॉक्यूमेंट चेक किया जा सकता है, उसको यूज करने का तरीका क्या है, ठीक है। आप वर्क प्लेस पे रिस्क असेसमेंट करते हैं, वो रिस्क असेसमेंट कहाँ पर है, उनके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, ठीक है जी। Fitzgerald looks closely at reports such those create verified training, maintenance, inspection, statutory examination, etc. ठीक है, उन सबका जो documented record है। Verify the standard that exist within the workplace by interview and direct observation. ठीक है, स्टैंडर्ड्स कौन से मेंटेन करते हैं कि वर्कर्स के पास भी मौजूद है, किस लेवल की मौजूद है, वर्कर उसे यूटिलाइज करते हैं, तो वो सब चीजें इसमें ऑडिट में आ जाती है। ये उसकी एक्सप्लेनेशन है कि यार उस ऑडिटिंग के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, जो हमने इंस्पेक्ट कर लिया, लेकिन उस फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने की पॉलिसी है, ठीक है, कौन यूज करता है, कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ठीक है। फिर एनुअल एक्सटिंग्विशर मेंटेनेंस रिकॉर्ड है कि उसकी फायर एक्सटिंग्विशर की मेंटेनेंस होती है एनुअली, उसकी वीकली इंस्पेक्शन होती है, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। ट्रेनिंग रिकॉर्ड हुई है, इंसिडेंट अगर हुआ है तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो वो सारी की सारी चीजें किसमें, ऑडिट में इंस्पेक्ट की जाएंगी, ऑडिट में डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, ठीक हो गया। सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम चेक किया जाएगा। अच्छा फिर बात करते हैं ऑडिट इंटरनल और एक्सटर्नल। देखिए इंटरनल ऑडिट होता है बेसिकली जो आपस के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटर में भी 2 किस्म के ऑडिट होते हैं। देखिए एक ऑडिट होता है फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बड़ी इंडस्ट्री की बात करें, प्रोडक्शन है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट अलग है, फिर मेंटेनेंस का भी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अलग है, सेपरेट है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, पहले तो आप है ना अपना खुद ऑडिट कर रहे होते हैं, मतलब प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही ऑडिट, कोई बंदा नॉमिनेट किया जाता है तो वो ऑडिट कर लेता है। एक तो ये हो गया, ये इंटरनल। एक इंटरनल में ये होता है कि आप डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग डिफरेंट जगह का ऑडिट कर रहे होते हैं, ठीक है वो भी इंटरनल, ठीक है। एक तो है इंट्रा डिपार्टमेंट, यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट एक दूसरे का कर रहे होंगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ही कि उस डिपार्टमेंट का ही बंदा उसी डिपार्टमेंट का ऑडिट कर रहा होगा,
ये दोनों समझो उसके अंदर आ जाती है इंटरनल के, ठीक है। बट नॉर्मली जो इसको क्लासिफाई किया जाता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल भी किया जाता है। इंटरनल मींस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई बंदा उसका ऑडिट करे, एक्सटर्नल मींस थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर, कोई थर्ड पार्टी जो है बाहर से बंदा आके ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करे, ठीक है। ये तो फर्क है बेसिक। देखिए इंटरनल ऑडिट है, जाहिर सी बात है, अगर मतलब कहने का ये है कि इंटरनल ही बंदा कोई ऑडिट करेगा तो मुझे पता है कि वो फी चार्ज करेगा, नहीं करेगा, जाहिर है क्योंकि वो एम्प्लॉय है वो तो ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो वो क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो एक्सपेंसिव होता है क्योंकि वो फी लेगा बाहर से जो बंदा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, कहते internal auditors already know the business to know what can be realistically achieved। देखिए बाद में क्या होता है इन द ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे होते हैं ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन की डायनेमिक्स को समझते हैं कि यार ये चीजें ये हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन ये होती नहीं, ठीक है। तो वो उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज या हल्का हाथ रखेंगे। लेकिन जो एक्सटर्नल ऑडिटर होगा वो उस प्रॉब्लम या उसके बिहाइंड कंपल्जन्स को नहीं समझेगा, ठीक है। वो तो सिर्फ ये देखेगा यार ये नॉन कन्फर्मेंस है और वो उसको नोट कर देगा, ठीक हो गया। कह रहे प्रूफ ऑनरशिप ऑफ इशू फॉर्म। देखिए जो इंटरनली बंदा अगर कोई फाउंड करता है या ये मसला है तो वो जाहिर उसको ऑनरशिप पे लेगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है। एक्सटर्नल ऑडिटर तो क्या करेगा, वो फाइंड करेगा, ठीक है, ये चीज है, उस पर रिकमेंडेशन दे के चला जाएगा यार ये कर लें। वो ऑन तो नहीं करेगा, आप करें या नहीं करें वो ऑर्गेनाइजेशन के अपने हाथ में होती है, ठीक हो गया। फिर कहते हैं बिल्ड कॉम्पिटेंस इंटरनली। जब इंटरनली बंदे को आप असाइन करते हैं तो जाहिर है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं, ही और शी विल लर्न, वो फिर सीखता भी है, जाहिर है कि ऑडिट किस तरह किया जाता है, उसकी कॉम्पिटेंसी बढ़ती है। अच्छा इसी का वाइस वर्सा है, डिसएडवांटेज ये हो सकते हैं इसके इंटरनल ऑडिट के ऑडिटर्स में नॉट नोटिस सर्टेन इश्यूज, ठीक है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट इतना ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर उसको नहीं होता एज कंपेयर टू एक्सटर्नल वन, ठीक है। ऑडिटर्स में नॉट हैव गुड नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री एंड लीगल स्टैंडर्ड, वही उसी से रेलेवेंट बात है। फिर कहता है ऑडिटर्स में नॉट पोजेस ऑडिटिंग स्किल्स सो मे नीड ट्रेनिंग, ऑडिटर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट सो मे बी सब्जेक्ट टू इंटरनल इन्फ्लुएंस से मुराद ये कि जाहिर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दोस्तियां होती हैं या जाहिर आप एक दूसरे को जानते हैं, ताल्लुकात है, तो आप कुछ चीजें हाइड कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब ये चांसेस होती है, एक डिसएडवांटेज है इंटरनल ऑडिट, ठीक है जी। एक्सटर्नल ऑडिट इसका वाइस वर्सा है, जैसे ये एक्सपेंसिव है और ये टाइम इसमें कम लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग है एक्सटर्नल ऑडिट जो है, ठीक है। फ्रेश पेयर ऑफ आईज, वही बिल्कुल मतलब नए लोग देख रहे होते हैं, वी हैव वाइडर एक्सपीरियंस, ठीक है। जो एक्सटर्नली आएगा उसको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, ये फायदा है उसका। रिकमेंडेशन ऑफन कैरी मोर वेट, ठीक है। जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो अगर कोई रिकमेंडेशन देगा तो ऑर्गेनाइजेशन उसको थोड़ा सीरियस लेगी। इंटरनली बंदा कहेगा, जाहिर है इंजीनियर अपने मैनेजर को रिकमेंडेशन देगा तो वो उसको हल्का लिया जाएगा, चलो ठीक है देख, ठीक है, ये एक होता है, ठीक है। मैं नॉट अंडरस्टैंड द बिजनेस और पर्टिकुलर सजेशन में ये चले जी, ये फिर हो गया नियम, हाँ द टॉपिक इज ओवर। यहाँ से ऑडिटिंग के बारे में भी मतलब ये क्लियर हो, ये ऑडिट का मुझे सवाल याद नहीं है इस तरीके से, आपको शायद ये देखा नहीं हो सकता है, लेकिन बड़ा मेरी आंख से कभी गुजरा नहीं, मुझे याद नहीं। ये जनरली आपको है ना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इंटरनल और एक्सटर्नल। अच्छा अब ये एलिमेंट 3 का जो आपका कह रहे थे एक वो सवाल भी आया था इसके अंदर जी, एलिमेंट 4 इज ओवर, ठीक है जी। ये मैं आपको एक वो जो बता रहे थे ह्यूमन फैक्टर, ये जो सिनेरियो में क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम इंशाल्लाह पेपर ये मैं आपका सिनेरियो इसको डिस्कस करते हैं। कहते थे कि ह्यूमन फैक्टर विच इन्फ्लुएंस सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर। क्वेश्चन टास्क नंबर 7 है, जरा इसको पढ़ें तो
What individual human factors might have negatively influenced the behavior of the civil determining individual human factors that negatively influence behavior. लेकिन वो हेडिंग क्या होनी चाहिए? ठीक हो कह रहा देखो ह्यूमन फैक्टर विच इन्फ्लुएंस सेल्फ रिलेटेड बिहेवियर। तो ये ना तीन किस्म के हो ह्यूमन फैक्टर। देखो पहली चीज है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब काम कहीं हो रहा होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पीपल आर वर्किंग टुगेदर किसी वर्क पे। ये भी आपको मैंने बताया कि भाई हर बंदे का अपना मिजाज होता है, अपना माइंड सेट होता है, हर बंदे की डेडिकेशन अपनी अपनी अलग होती है, वो सारी चीजें भी पाई जाती हैं। अब मुझे बताइए, एक एचआर मैनेजर है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सारा दिन एयर कंडीशन रूम में बैठ के कंप्यूटर के आगे बैठा रहता है, काम करता है, ठीक है। और एक मैनेजर है प्रोडक्शन का या मेंटेनेंस, वो बेचारा फील्ड में काम करता है, सेम डेजिग्नेशन है दोनों का, ठीक है, और सेम ऑर्गेनाइजेशन है, सेम एक्सपीरियंस है। चलो इसमें सिनेरियो बिल्ड कर रहा हूँ, सब कुछ मतलब और दोनों ही कॉम्पिटेंट है, ठीक है, लेकिन दोनों की नेचर ऑफ वर्क देखना है। एक एयर कंडीशन रूम में बैठ के ऐसे ही चला रहा है, चलो मैनेजर को छोड़ो और आ जाओ भाई कोई अकाउंटेंट है मैनेजर जितना, वो भी एक कमरे में बैठा हुआ है लैपटॉप के साथ, कंप्यूटर के सामने बस एंट्री कर रहा है या जो भी बिलिंग कर रहा है। एक बेचारा प्रोसेस के अंदर लगा हुआ है, वो मशीनों को देख रहा है, ये कर रहा है वो। अब मुझे बताएं कि कौन से केस के अंदर इंजरी के करीब कौन ज्यादा है, किस पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है? जो फील्ड पे काम कर, ठीक है ना। देखिए कुछ ह्यूमन फैक्टर होते हैं, बेसिकली तीन ह्यूमन फैक्टर डिफाइन किए गए हैं। पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, ठीक है, दूसरा है जॉब फैक्टर और तीसरा है इंडिविजुअल फैक्टर, ठीक है। जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दैट द एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट इंडिविजुअल फैक्टर, ठीक है। तो हम ये आपको बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर कौन कौन से, जॉब फैक्टर कौन कौन से और इंडिविजुअल फैक्टर कौन कौन से। ये हो गया थ्री सिग्निफिकेंट फैक्टर। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर की बात। देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना कल्चर होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी को ज्यादा सीरियस लेती है, कुछ नहीं लेती। तो कुछ जो लीडरशिप है उनकी कमिटमेंट ज्यादा होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती। तो बेसिकली दिस कम्स अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। जहां पे देखिए कमिटमेंट, आप मतलब एक जनरल से मैं बात करता हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप की कमिटमेंट है टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी ज्यादा है, तो वहां पे इंजरीज की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होगी। जिसमें कमिटमेंट कम है तो उसमें इंजरीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब जनरल सेंस। फिर कहता है कमिटमेंट एंड लीडरशिप फ्रॉम द मैनेजमेंट, कहता है रिसोर्सेस। ये भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज ज्यादा है, एक में कम है, तो वो भी एक फैक्टर है, ठीक है जी। वर्क पैटर्न, जैसे अभी मैंने आपको वर्क पैटर्न से पढ़ा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब प्रोसेस है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सीधा सीधा प्रोसेस है। कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन, बैड कम्युनिकेशन हो सकती है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। ये भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ सुपरविजन, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 4 सुपरवाइजर काम कर रहे हैं, इसी तरह की सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ एक सुपरवाइजर काम कर रहा है। ये भी एक फैक्टर है। कंसल्टिंग एंड वर्कर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पॉलिसी वगैरह बनाई जाती है तो वो वर्कर वगैरह या एडवाइजर से कंसल्टेशन की जाती है, एक में नहीं की जाती। दूसरा ट्रेनिंग का भी एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है जी, कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग करवाई जाती है, कुछ में नहीं करवाई जाती। तो ऑफकोर्स जिसमें करवाई जाती है तो वहां पे ये एक फैक्टर है जिसके मतलब चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं जहां करवाई जाती है। जॉब फैक्टर मैंने आपको बताया टास्क पे डिपेंड कर रहा होता है, यार किसी का काम है तो कंप्यूटर के आगे बैठे हुए कर रहा है, एक बेचारा मशीन में कर रहा है। फिर वर्कलोड की भी बात होती है, ठीक है जी, 2 ऑपरेटर हैं, ठीक है, सेम काम कर रहे हैं, लेकिन एक साहब है जिनकी 8 घंटे की ड्यूटी है, दूसरे साहब है जो बेचारा 24 घंटे की ड्यूटी एक साथ कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वर्कलोड उस पर ज्यादा है, ठीक है, वो एक फैक्टर हो सकता है जॉब का। इन्वायरमेंट फैक्टर, ठीक है, ये भी उसी से रिलेटेड है कि भाई नॉइज से आपके डिपार्टमेंट में नॉइज ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है,
डिस्प्लेज एंड कंट्रोल एंड प्रोसीजर। डिस्प्लेज एंड कंट्रोल से मुराद ये कि जो इंस्ट्रक्शंस मतलब टू बी गिवन टू द वर्कर, वर्कर को जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, फॉर एग्जांपल कोई साइन बोर्ड लगे हुए हैं, ठीक है, टूट गए, एरो लगा हुआ है, यूं की बजाय हवा चली यूं हो गया, गलत इंडिकेट दे रहा है, ठीक है, तो वो सब चीजें किसमें आ जाती हैं, तो मतलब कहने का वो मिसकम्युनिकेट वो करते हैं। तीसरा है इंडिविजुअल फैक्टर, दैट इज आवर मेन क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन है वो इट वाज ऑल अबाउट दीस 5 इंडिविजुअल फैक्टर्स। देखिए सवाल कितने नंबर के अंदर होता है? 20 नंबर। हाँ वेरी गुड, 20 नंबर का सवाल है। तो देखिए आपने इन पांचों को हेडिंग डालकर, पांचों फैक्टर्स को हेडिंग डालकर आपने डिफाइन कर, ठीक है, और उसका कनेक्शन बनाना होगा सिनेरियो के साथ। फॉर एग्जांपल देखिए आपसे एग्जामिनर पूछा इंडिविजुअल फैक्टर को डिस्कस करने या उस पर कमेंट करने के लिए क्या है? पहली चीज है कॉम्पिटेंस। अब मुझे बताइए कि जो वर्क हुआ, जो इंजरी हुई जिसकी वजह से, वो क्या था काम? वुडन शीट ट्रांसफर करनी थी मैनुअल, ऐसा ही है। जो ट्रेनिंग वर्कर था वो कहता है कि वो कॉम्पिटेंट था उस काम करने के लिए, नहीं कॉम्पिटेंट नहीं था, ठीक है। तो कहने का मकसद है उसमें आपने ये आर्गुमेंट्स लिखने हैं कि भाई उसने बताया भी कि मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई और ही वाज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू मैनुअली ट्रांसपोर्ट द वुडन शीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक हो गया। तो ये तरीके, इस तरीके से आपने कमेंट करनी है। मैं इसका आंसर भी आपको दिखाता हूँ। स्किल्स, क्या वो ट्रेनिंग वर्कर था, ठीक है, उस पे स्किल्स थे इस चीज के, फिर उसके आप एज वगैरह का जिक्र कर दें कि आप छोटा था उम्र में या अनएक्सपीरियंस था। स्किल्स कॉम्पिटेंट बेसिकली कहते हैं नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, ठीक है, इक्वल टू कॉम्पिटेंस, ठीक है। स्किल्स जी इसमें लिखा हुआ नेगेटिवली इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ रिसीवर, लिखने में डाल। हाँ, ये एक एक पॉइंट को आपने फिर आर्ग्यूमेंट करनी है, पांचों पॉइंट के कि कौन, आप जैसे देखें तीसरा एटीट्यूड, चौथा एटीट्यूड की मैं बात कर, तो आपने एटीट्यूड में उस बंदे का जिक्र करना होगा, वो जो सीनियर वर्कर था, कि उसका यार ये एटीट्यूड था कि उसने मतलब उसने बताया तो उसने नेग्लेक्ट कर दिया। मतलब आप हर बंदे को ना डिफरेंट उसमें क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि यार ये फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, ठीक हो गया। अब देखें एक और मैं आपको बताऊं कि एटीट्यूड में आप उसका भी लिख सकते हैं जो रिसेप्शनिस्ट था, क्योंकि देखिए रिसेप्शनिस्ट ने, जो उसका टीएल का रिसेप्शनिस्ट था, उसने उनको देखा कि यार वो ऑफ टाइम पे जा रहे हैं, लेकिन उनको रोका नहीं, ठीक हो गया। फिर आप इसमें मजीद लिख सकते हैं कि पर्सनैलिटी पे अगर बात करते हैं तो पर्सनैलिटी में ओवरऑल जो है ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनैलिटी में क्या डिस्कस किया जा सकता है? पर्सनैलिटी में आप उसका भी लिख सकते हैं मैनेजर का, जिसने फर्स्ट एड दी, ही वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी, देयरफॉर ही प्रोवाइडेड he instructed the receptionist to be attended with the victims, ठीक है, कि वो उसके पास रहा, फिर उसने इंश्योर भी किया, फिर उसने इंटरव्यू भी उसका किया। तो ये सारी चीजें आ सकती है। रिस्क परसेप्शन से मुराद ये हो सकती है कि देखिए रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, ठीक है, कि कौन है भाई, ठीक है काम नहीं भी आता लेकिन वो रिस्क कुछ ऐसा होता है जो ज्यादा ले सकते हैं, कुछ होते हैं वो रिस्क बिल्कुल नहीं लेते। तो ट्रेनिंग वर्कर की क्या हैबिट थी, उसने देखा, उसको खुद को पता था कि रिस्क मतलब आई एम टेकिंग द रिस्क, ठीक है, उसको पता था मैं ट्रेन नहीं हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, उसकी बात में आके, किसके, सीनियर वर्कर की बात, ठीक है, ये रिस्क लिया, मैनुअल हैंडलिंग की, ठीक है, तो उस चीज को यहाँ पर डिस्कस किया जा सकता है, ठीक हो गया। आई होप कुछ चीजें क्लियर होंगी। मैं इसका आंसर आपको दिखाता हूँ कि क्या और फैक्टर है, तो फिर आपको बेस्ड अपॉन द सिनेरियो फिर वो क्लियर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो विद दिस इज ऑल अबाउट IG1,
केस स्टडी इसको छोड़ देंगे। मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। कोई क्वेश्चन है तो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट प्लीज आप बता सकते अच्छा जी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट जरा काइंडली बताएं कि आपको एक वर्ड की फाइल है वो शेयर हो रही है, नजर आ रही है? यस सर, शेयर हो रही है। रिपोर्ट की नेक्स्ट क्या सर वो आपने विंडो शेयर की शायद वो क्या है क्या होगा? ये इधर सेल पर क्लिक करना होगा कि इधर रहेगी इधर बीच में आनी चाहिए ना। नहीं हो सकता नहीं उसका लगता है असल में मेरे पास उधर आ रही है स्क्रीन में कि मुझे लगता है ऊपर से कोई सेटिंग करके उस विंडो को इधर लाने का ऑप्शन हो किधर ऊपर से कहीं होना चाहिए सर ऑप्शन नहीं, वो मैंने यहाँ से स्टॉप शेयरिंग कर दिया। मैंने वहां से अपने पास, क्योंकि मैं लॉग इन था। एक मिनट में जरा इसकी परमिशन ना दी हुई। ओके सर यस, परफेक्ट। ठीक है जी, ये वर्ड की फाइल आपको नजर आ रही है सबको, आई होप। चलें, देखिए असल में जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है ना, 20 नंबर का सवाल है, तो अराउंड इसमें ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिविजुअल ह्यूमन फैक्टर जो कि आपने डिस्कस करनी। देखिए इसमें वही सारी बातें लिखी होंगी। पहले तो उन्होंने जनरलाइज है ना, कोई थोड़ा सा बैकग्राउंड बना दिया है कि भाई बुक से लेके अपनी वर्डिंग के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने बताया ये 5 फैक्टर होते हैं ये वाले। कौन कौन से? कॉम्पिटेंस, स्किल्स, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, परसेप्शन। अब देखिए इस हर पॉइंट को है ना इन्होंने अलाइन किया होगा इसके साथ। सुना लीजिए, देखें कहते थे ऐसी वर्कर वर नॉट कॉम्पिटेंट। ठीक है, competency is the combination of knowledge, training, experience, and ability. One of them was the fresh training. He does not have any experience, and he don't have any training. The other was experienced worker. एक तो इंग्लिश पता नहीं यार बच्चे नहीं करते। किसी ने बड़ा क्वालिटी
हाँ नहीं, लेकिन इंग्लिश सही नहीं लिखी हुई ना, पता नहीं हिंदी, पता सर पे नहीं है इंग्लिश का। चले फिर भी हम इससे देखें, आप नॉलेज है ना चेक कर लेंगे कि कहना क्या है। We don't have any training or knowledge about hazard and knowledge about safe execution of the task. The management of SC should ensure, फिर देखिए वो suggestion दे रहा है, it should ensure that the worker should be competent. Only experience without knowledge is not sufficient. ठीक हो गया, और only knowledge without experience is also not sufficient. Both of the employees SC does not keep the combination of all, so they were not competent. This human factor negatively influenced the behavior of the employee of the SC worker. ठीक है, इंग्लिश साइड लिखी हुई लेकिन बात अच्छी लिखी हुई है। देखिए उसने पहली बात तो ये की कि यार जो ट्रेनी वर्कर था उस पे मतलब एक्सपीरियंस नहीं था, और जो एक्सपीरियंस वर्कर था उस पर नॉलेज नहीं थी। ठीक है, मतलब जो भेजा गया। और दूसरा फिर उसने ऑर्गेनाइजेशन को भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी अलाउ नहीं करना चाहिए था, उनको नहीं भेजना चाहिए था। जब पता है ऑर्गेनाइजेशन को ये ट्रेनी वर्कर है तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्यों भेजा। ठीक है, देखें वो पॉइंट भी लिख दिया इसने। अच्छा स्किल्स पे देखें इन्होंने क्या लिखा है। हाँ जी, ये सिग्नल ये थोड़ा डिले तो आता है कम्युनिकेशन। ठीक है जी, स्किल्स में देखें कहता है as normally each and every individual has the skills which he developed with time, like skill scaffold are expected in scaffolding and skill rigging crew are expert in rigging. So in scenario देखिए थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बना हुआ है, फिर कह रहा है so in the scenario it shows that both were not skilled in manual lifting. जो दोनों बंदे थे सीनियर वर्कर और ट्रेनी वर्कर वो स्किल्ड नहीं थे मैनुअल हैंडलिंग के या मैनुअल लिफ्टिंग के। इवन द फ्रेश ट्रेनी डज नॉट हैव द बेसिक ट्रेनिंग अबाउट द मैनुअल लिफ्टिंग, दैट्स व्हाई ड्यूरिंग मैनुअल लिफ्टिंग दे हैड फेस्ड एन एक्सीडेंट, सो दिस इंडिविजुअल फैक्टर हैज नेगेटिव इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ SC1। गॉट इट। अच्छा पर्सनैलिटी पे देखें क्या बात की है, पर्सनैलिटी कांट बी चेंज, द बोथ वर्कर फ्रॉम SC were with different personalities, so the fresh trainee was normally following the experienced worker and he was behaving unsafely. ठीक है, and he was careless and was giving less value to training and safety rules. This has a negative impact on behavior of both. दोनों की पर्सनैलिटी ऐसी थी, एक तो सीरियस ही नहीं रहता था, ठीक है कि सेफ्टी क्या है, या उसने जब बताया तो उसने बोला छोड़ो इस चीज को बस काम करो। ठीक है, इस तरह का। दूसरा उसको ब्लाइंडली फॉलो कर किया उसने, फिर जो ट्रेनिंग वर्कर था। फिर एटीट्यूड इज द पॉइंट ऑफ व्यू और वे ऑफ लुकिंग समथिंग, एवरीबॉडी हैव डिफरेंट एटीट्यूड व्हिच कैन बी चेंज विद इट्स टाइम, एटीट्यूड सेंगर। अच्छा देखिए हर पॉइंट के अंदर ना, जैसे मैंने कहा देखिए हर पॉइंट की पहले तो अपनी जनरल डिस्क्रिप्शन लिखी गई थोड़ी थोड़ी, ठीक है, फिर क्या कहता है कि उसको सिनेरियो के साथ कनेक्ट करता है। ठीक हो गया, तो आपने फिर इसी तरह है ना हर सवाल के अंदर देखिए इसी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, 6 मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्टर, सवाल पढ़िए जरा। What health and safety induction information is the WS site manager likely to give to the contractors before they are allowed to start their work? ठीक है कि उसने इंडक्शन, ये तो इजी समझ में आया हुआ है। ये वाला फ्री है सर, चौथा पॉइंट के ऊपर अपने वर्ड। हाँ ये वही है, लेकिन इसने लिखना कैसे इसको, ये थोड़ा सा शेयर। देखिए वही 14 पॉइंट्स हैं जो मैंने स्लाइड्स में भी आपके साथ शेयर किए थे ना, तो उसको देखें लिखा हुआ है बिफोर स्टार्ट ऑफ एनी जॉब बाय एनी कॉन्ट्रैक्टर इंडक्शन ट्रेनिंग इज मैंडेटरी एंड शुड बी डन बाय द ओनर ऑफ द विसिनिटी हु इज क्लाइंट। ठीक है, अब देखिए वो बात कह रहा है क्लाइंट को कैसे घुमा के लिख रहा है कि ओनर ऑफ द विसिनिटी जो कि क्लाइंट है। अच्छा इन दिस सिनेरियो दैट जो कि सिनेरियो के अंदर WS कंपेयर WS वर्क स्पेस, क्योंकि वो क्लाइंट है। Similarly, the induction training for all new employees should be mandatory.
The WSC was already covering following items in induction training. ये गलत लिखा है वैसे इसने ग्रामेटिकली गलत लिखा हुआ है ये जो लाइन लिखी ना the WS was already covering following out items in the induction training. उसने बस असल में पूछे फ्यूचर में कि वो क्या करवाने जा रहा था ये क्या करवाना चाहिए था उसको क्या क्या बताता वो इंडक्शन ट्रेनिंग इस तरह से सवाल क्या इंडक्शन ट्रेनिंग में उसने बताना था ठीक है जी पहले शॉर्ट रिटन इमरजेंसी प्रोसीजर देखिए वही पॉइंट है उसमें इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में बात की जाती है ठीक है साइट की टाइमिंग बताई जाती है ठीक है कि किस टाइम ओपन होगी किस टाइम बंद होगी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी डिस्कस की जाती है इंडक्शन ट्रेनिंग में लेकिन उसने देखे सेंटेंस को बना के लिखना है आपको इस तरीके से ठीक हो गया जी क्वेश्चन नंबर 5 रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एससी मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक हो गया वो लिखा है सारी The manager of SC should ensure that the right HSE policy has been implemented properly at the organization. ठीक है manager should ensure the right organizational structure. ठीक है competent HSE person or team competent HSE worker should be hired. ये सारे पॉइंट इसमें लिखने हैं आपको. Should I share with you? Yes, sir. मेरे पास ये 2-3 सॉल्यूशन पड़े मैं आपके शेयर कर देता हूँ कुछ चीजें इसमें अच्छी लिखी है उसमें लिखी है लेकिन ये कि आपको है ना आई होप काफी अच्छा इससे आइडिया मिल जाए ठीक है आप इसको पढ़िएगा मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ और ये जो नेक्स्ट सिनेरियो है जो कि आपने सैटरडे संडे को आपने सॉल्व करने हैं और इंशाल्लाह जो आप मुझे अभी फीडबैक देंगे इस पे मैं आपको ईमेल पे कमेंट करूँगा फोर भी शेयर कर वो भी मैं देखिए दोनों अलग अलग रिकॉर्डिंग यूएसबी में लेने आप ये चले वो जीमेल पे शेयर करें वो सबसे मैं कर दूंगा व्हाट्सएप पे शेयर नहीं हो रही वो कैसे तो आप बता हाँ मुझे आप मैनेज कर दें ये यहाँ पर आई जस्ट सेंड इट ओवर टू यू 2 सिनेरियोस ठीक है आपने अब इसकी देखिए टाइमलाइन ये थोड़ी सी रखिएगा ध्यान में और इसको 2 दिन में आप सॉल्व करें जितना आपसे हो सकता है डिस्कशन करें आपस में मिलजुल के आप इसको कर सकते हैं ठीक है जी अच्छा फॉर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट ये दोनों जो सिनेरियो मैंने इधर हैंड ओवर किए तो वो मैं आप लोगों से व्हाट्सएप पे ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ और काइंडली आप उन दोनों को सॉल्व करके कंप्लीट जो है ना फाइल मुझे भेजिएगा तो फिर हम मैं उस पर कमेंट कर दूंगा अब ये जो ए बी सी तीन लिखे हुए हैं तीनों सवाल है इनके तीनों की जवाब देने पड़ेगा जी अलग अलग So, dear learners, this is all about IG1. ठीक है जी चाहे कोई क्वेश्चन है तो बताइए कोई कंफ्यूजन है किसी भी किस्म रिगार्डिंग IG1 मिस्टर लाल मिस्टर हसनैन मिस्टर उसामा नो सर कोई कंफ्यूजन नहीं है फिलहाल तो ठीक है जी सिनेरियो मैं आपसे व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ सॉल्यूशन भी शेयर कर देता हूँ टेंटेटिव सॉल्यूशन है इसको आप देखेंगे आपको थोड़ी बहुत अच्छे हेल्प मिल जाएगी और जितना हो सकता है आप ये क्वेश्चन बस सॉल्व करें ये तमाम के तमाम सिनेरियो ठीक हो क्या जी with this this is all for today inshallah we shall be meeting on Monday को मुलाकात होगी
और अंटिल ये आप सॉल्व करें, बाकी जो भी फर्दर इंस्ट्रक्शन है मैं ग्रुप में आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक हो गया जी, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, काफी